Good morning, student. Today we will read chapter 3. It is the Why do we need a parliament कि हमें एक प्रजातंत्र सरकार में मतलब पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों होती है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे भारत में प्रजातंत्र सरकार है, वहाँ पे पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों होती है, उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? We in India pride ourselves on being a democratic. Here we will try and understand the relation between the idea of the participation in the decision making and the need for all the democratic government to have the consent of the citizens. It is these elements that together make other democracy, and this is best expressed in the institution of the parliament. In this chapter we will try to see how the parliament enables citizens of the India to participate in the decision making and control the government, thus making it is most important levels of India democracy and key feature of the constitution. मतलब जो पार्लियामेंट है उसकी प्रजातंत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि संसद के द्वारा ही जो प्रजातंत्र में है वो सरकार बनाई जाती है और चलाई जाती है। तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे। Why should people decide it? लोगों को क्या डिसाइड करना चाहिए, क्या कैसे निर्णय लेना चाहिए। इंडिया एज वी नो बिकम इंडिपेंडेंट on 15 August 1947. Preceding this were a long difficult struggle in which many sections of the society participated. People from various backgrounds joined the struggle, and they were inspired by the ideas of the freedom, equality and participation in the decision making. Under colonial rules, the people had lived in the fear of the British government and did not agree with many of the decisions that they took. But they faced grave danger if they tried to criticize this decision. The freedom movement changed this situation. मतलब जो भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी और लोगों ने इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष किया। उन्होंने कई मूवमेंट्स को ज्वाइन किया और उन्हें अपनी स्वतंत्रता के लिए और अपनी असमानता के भेदभाव को बिठाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। जो अंग्रेज़ों के रूल्स थे उनके खिलाफ वो जाते थे तो उन्हें बहुत डर लगता था, और बाद में जब स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन छिड़े उन्होंने उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। बट दे फेस ग्रेव डेंजर इफ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज द डिसीजन। यदि वो अंग्रेजी सरकार के डिसीजंस के खिलाफ होते थे तो वो उन्हें बहुत डर लगता था। द फ्रीडम मूवमेंट चेंज द सिचुएशन। ये जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसने इस सिचुएशन को बिल्कुल ही बदल दिया। द नेशनलिस्ट बिगेन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेक डिमांड्स। जो राष्ट्रवादी आंदोलन था उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट का असहयोग किया और अपनी मांगें रखी। एज फार बैक एज 1885 द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड दैट देयर विल बी इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव विद द राइट टू डिसीजन द बजट एंड आस्क द क्वेश्चन। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की कि कुछ ऐसा लोगों की एक लेजिस्लेचर बनाया जाए जिससे कि जो बजट है उसको वो डिस्कस करें और उस पर क्वेश्चन पूछ सकें। सरकार द्वारा जो तय किया गया है उस पर उस बजट पे डिस्कस किया जा सके। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 अलाउ फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। और 1909 में जो सरकार थी उस समय उन्होंने एक समूह बनाया जो कि जिसमें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही लोग थे और उन्होंने ही अपने ब्रिटिश जो बजट था उसके ऊपर विचार पेश किए। 1909 अलाउ some elected representative, while this early register under the British government were the responsible to grow demands for the nationality. They did not allow for all adults to vote nor could people participate in the decision making. तो उन्होंने लेकिन इसमें जनता की भागीदारी को नहीं रखा था। As you read in chapter 1, in experience of colonial rules as well as the participation of the different people in the struggle for the freedom, let title doubt in the minds of the nationalists at all the persons in the independence India would be able to participate in making decision. चैप्टर 1 में अपने सारे संघर्ष के बारे में पढ़ा है कि किस तरह से भारत के लोगों ने उस स्वतंत्रता के लिए बहुत ही संघर्ष किया। While the coming of the independence, we were going to be citizen to free country. This did not mean that the government could do what it felt like. It meant that the government had to be sensitive to the people's needs. In
and demand and dreams. The aspiration of the freedom struggle made constant in the Constitution of Independent India that laid down the principle of the universal adult franchise that all the adult citizens of the country had राइट टू वोट। तो इस तरीके से जो भारत की फिर सरकार बनी, प्रजातंत्र सरकार, उसमें ये निर्णय लिया गया कि भारतीयों को भी बराबर का अधिकार प्राप्त होना चाहिए कि वो किसी भी बात के लिए अपनी सहमति दे सके, कौशन उठा सके और फिर उसके लिए फिर चुनाव करने का, वोट देने का एक अधिकार भारतीयों को दिया गया। पीपुल एंड आर देयर रिप्रेजेंटेटिव। The take-off point of the democracy is the idea of the concept, desired approval and the participation of the people. तो ये जो भारतीय सरकार है उसने लोगों की जन सहमति को बढ़ा दिया। इट इज़ द डिसीजन ऑफ द पीपल दैट क्रिएट्स द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइडेड अबाउट इट्स फंक्शन। डिसीजन ये लिया गया कि लोगों के द्वारा सरकार बनी जाएगी और उसके कार्यों पर उनकी सहमति भी जानी जाएगी। द बेसिक इंडिया इन द काइंड ऑफ द डेमोक्रेसी इज दैट द इंडिविजुअल ऑफ द सिटीजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन एंड दैट इज प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज द पब्लिक इंस्टीट्यूशंस नीड टू हैव द ट्रस्ट ऑफ दिस सिटीजन। और प्रजातंत्र में इस बात को बहुत महत्वपूर्ण माना जाने लगा कि जो नागरिकों की भूमिका सरकार में बहुत ज़रूरी है और इसलिए कोई भी जो डिसीजन लिया जाएगा उसमें नागरिकों की सहभागिता को जोड़ा जाएगा। द अबव आइडिया ऑफ द रिप्रेजेंटेशन हैज़ बीन एज इम्पॉर्टेंट थीम इन योर क्लास 6th and 7th सोशल। ये आपने जो अपनी पुरानी बुक है उसमें आपने सब कुछ पढ़ा है कि लोगों की सहभागिता किस तरह से बढ़ाई गई। द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। अब जो मेन चैप्टर का पॉइंट है वो है कि इसमें संसद की क्या भूमिका थी। क्रिएट आफ्टर 1947 द इंडियन पार्लियामेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव हिज पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी। भारत में स्वतंत्रता के बाद संसद बनाई गई और उसमें इस चीज़ को महत्वपूर्ण भागीदारी दी गई कि प्रजातंत्र में लोगों की जन सहभागिता होनी चाहिए। दीज आर पार्टिसिपेशन बाय द पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड गवर्नमेंट बाय कॉन्सर्ट। तो जो भी डिसीजन सरकार द्वारा लिया जाएगा उसमें लोगों की सहभागिता को बढ़ाया जाएगा। द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज़ इमेंस पावर बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। लोकसभा में ये जो जनता की सहभागिता थी क्योंकि उसमें लोगों के द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव थे। इलेक्शन टू बी पार्लियामेंट आर हेल्ड इन द सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर स्टेट लेजिस्लेटर। और जो इलेक्शन किए गए पार्लियामेंट के द्वारा एक सिमिलर मैनर के द्वारा एक द लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर। लोकसभा का चुनाव 5 साल में एक बार किया जाता था। कंट्री इज डिवाइडेड इनटू द न्यूमरस constitution as shown in the map on page 41. Each of these constituents elected one person to the parliament. The candidate who contest election usually belong to different political party. तो जिन सरकार को बनाने के लिए जो जनप्रतिनिधि खड़े होते थे वो अलग अलग पार्टियों से खड़े होते थे। चुनाव की प्रक्रिया द्वारा उनका चुनाव किया जाता था। इसके अंदर आपको बुक में देखना होगा, देखिए इतनी सारी पार्टीज़ के नेम लिखे हुए हैं कि कौन कौन सी पार्टी होती है। अलग अलग पार्टी से जनप्रतिनिधियों का चुनाव होता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द President at the Rajya Sabha at the Lok Sabha. After the Lok Sabha election, a list is prepared showing how many MPs belong to each political party. तो जब लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं तो उसके बाद में एक लिस्ट आ जाती है कि कितनी पार्टी से कितने जनप्रतिनिधि जो है जीते गए हैं। For a political party of the form of government, they must have a majority of elected MPs since there are 543 elected members of the Lok Sabha. To have the majority party should have at the least half the number of 272 members of the more. तो जो टोटल मेंबर है वो है 543। उसमें से जो जीती हुई पार्टी है उसके मेंबर्स 272 होने ज़रूरी है। The opposition in the parliament is formed by all the political parties that of the majority party form. The last amongst these parties is called the opposition party. तो जो जीती हुई पार्टी के विपक्ष में पार्टी खड़ी होती है उसको अपोजिशन पार्टी कहा जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। जो लोकसभा का महत्वपूर्ण कार्य होता है वो जनप्रतिनिधियों का चुनाव करना होता है, जैसे कि आपने चैप्टर 1 में अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। और ये जनप्रतिनिधि हैं, फिर वही सरकार चलाते हैं और इनको जो लोकसभा है इनका जो लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इन जनप्रतिनिधियों को विभाग सौंपे जाते हैं और फिर उसके अनुसार वो कार्य करते हैं। इस तरीके से जो एक डेमोक्रेटिक सरकार चलती है।
तो इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो आएगा टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, कि किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है और फिर गवर्नमेंट को सूचना दी जाती है, वो हम इसके सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।